काला पानी की सजा, जहां ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों को भारत से दूर रखकर सजा देते थे, यानी वो जेल जहां कई भारतीय कैदियों ने अपनी जान तक दे दी। एक ऐसी जगह जहां पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था, जो बहुत कम लोगों को ही पता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसके इतिहास से अभी भी हम ठीक से परिचित नहीं हो पाए हैं। ये द्वीप किसने बसाया, ये बात आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसे पाने के लिए अंग्रेजों और पाकिस्तानियों ने बहुत कोशिश की, परंतु में आखिर ये द्वीप भारत की ही झोली में आकर गिरा। भारत की आज़ादी से पहले यहाँ न कोई रियासत थी, न ही किसी राजा का राज चलता था जो खुद को इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ मिलने को तैयार हो जाता। अब बात ये आती है कि भारत और ब्रिटेन में से आखिर कौन है इस द्वीप का असली हकदार। चलिए आपको बताते हैं इस द्वीप से जुड़ा हुआ कुछ अनजाना सा इतिहास, जिसके बारे में हमें कुछ सुनने मिला है। कहते हैं वास्तव में कोई नहीं जानता कि द्वीप पर पहले निवासी कब और कैसे आए, लेकिन कुछ पुरातत्ववेताओं से यहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि सन 1014 ईस्वी से 1042 ईस्वी तक चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल नाम के एक राजा थे। उन्होंने श्री विजय साम्राज्य देश, जिसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है, इसके खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप का इस्तेमाल किया था। आगे चल के जब इस द्वीप पर यूरोपियन का आना जाना होने लगा, तकरीबन 1 जनवरी 1756 ईस्वी में अंग्रेजों ने निकोबार द्वीप में डैनिश कॉलोनी को बनाया। डैनिश नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के नाम पर रखा गया था। यही पहले अधिकारी थे जो पहली बार इस द्वीप पर आए थे। पहले इस जगह को न्यू डेनमार्क बोला जाता था, लेकिन आगे चलकर 1 दिसंबर 1756 को इस जगह का नाम फ्रेडरिक सॉर्न रख दिया गया। लोगों का भी यहाँ आना जाना होने लगा, लेकिन सुविधाओं में लैस होने के कारण कोई यहाँ रह नहीं पाता था। आगे चल के 100 साल बाद अंग्रेजों द्वारा पोर्ट ब्लेयर कॉलोनी बनाई गई और यहीं पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय अपराधियों को लाया जाने लगा, जिन्हें यहाँ बनाए गए सेलुलर जेल में रखा जाता था। यहाँ उन्हें बहुत परेशान किया जाता था। ये वही जेल है जिसे काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं, और ये जगह इसी जेल के नाम से ही फेमस हो गई थी। 40 के दशक में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो रहा था, तब एक नया ऐलान हुआ। वो ऐलान था द्वितीय विश्व युद्ध का। इसी बात का फायदा जापान ने उठाया, जो उस वक्त की सबसे पावरफुल कंट्री थी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1943 में हमला कर दिया। इसी समय यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से अपनी आजाद हिंद की इंटरिम गवर्नमेंट बना डाली। इसी दौरान 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन से बुरी तरह हार गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बार फिर से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। समय बीतता गया, भारत के क्रांतिकारी आक्रामक होते गए और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब भी हुए। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने जो वायरस छोड़ा था वो अब धीरे धीरे पूरे भारत में पैर पसार रहा था। देश तो आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे की शर्त पर। वो बंटवारा जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर था। देश को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाना था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन किसके हिस्से में कौन सी रियासत जाए, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल था। ये द्वीप किसके हिस्से में जाएगा, ये उस समय की चर्चा का विषय था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनियों को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। इसलिए वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उन्हें ये द्वीप मिल जाए, पर अफसोस उनकी किस्मत भारत के क्रांतिकारियों के खौलते खून ने अपने पैरों तले दबा दी थी। अब ये फैसला इंडिया इंडिपेंडेंट कमेटी का था कि कौन सी रियासत किसके हिस्से में जाएगी। इंडिया इंडिपेंडेंट बिल ड्राफ्ट के 16वें आर्टिकल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुद्दा था, जिस पर माउंटबेटन और इंडिपेंडेंस कमेटी के बीच बहुत बार सीक्रेट मीटिंग भी हुई, जिसमें माउंटबेटन ने कहा कि अंडमान निकोबार के लिए बीच का रास्ता सही है,
उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि भारत और ब्रिटेन अंडमान निकोबार ज्वाइंट कंट्रोल पर ले या ब्रिटेन इन द्वीपों को लीज पर मांग ले। पर यह सीक्रेट बात अचानक से बाहर आ गई और पूरे भारत में फैलने लगी। अखबारों में ये बात छापी गई कि एक नए समझौते के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह ब्रिटेन को दिया जा रहा है। माउंटबेटन घबरा गया। वो नहीं चाहता था अंडमान निकोबार के लिए फिर से कोई विद्रोह हो या उन्हें भारत से अशांति पूर्वक जाना पड़े, क्योंकि भारत इस बात का विद्रोह कर रहा था। ब्रिटेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने हाथों से आसानी से नहीं जाने दे सकते थे। यही सोचकर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिटिश कैबिनेट ने एक नया रास्ता सुझाया कि जब तक अंडमान निकोबार की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए इस द्वीप पर एक अलग कमिश्नर की नियुक्ति की जाए जो सीधे गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा। यहाँ भारत और पाकिस्तान की स्थिति भी उन्हें मेंटेन करनी थी, लेकिन माउंटबेटन को ये ठीक नहीं लगा। वो नेहरू जी के पास गए और बोले अभी फिलहाल अंडमान निकोबार को स्वायत्तता देनी चाहिए, बाद में आगे जाकर भारत से समझौता कर लिया जाएगा। नेहरू जी ने उस वक्त माउंटबेटन को जैसे लॉलीपॉप पकड़ा दी और इस बात के लिए हाँ कर दिया कि हम आगे से समझौते पर बात करेंगे, पर इसके लिए इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। समझौता हो ही रहा था तभी अचानक से जिन्ना टपक पड़े। उन्हें शायद किसी ने कानों कान खबर दे दी थी कि भाई एक और हिस्सा जो समुद्र के बीचों बीच है उसका भी बंटवारा होना जरूरी है भाई, नहीं तो भारत के लोग सब ले जाएंगे। जिन्ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना दावा पेश करने आए थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के हक में भी अंडमान निकोबार द्वीप आए। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप के पाकिस्तान में शामिल होने के कुछ तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दो हिस्से हैं और बीच में भारत है। पाकिस्तान के दोनों हिस्से एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब किसी बात से भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो जाहिर है कि भारत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में आने जाने का रास्ता ही बंद कर देगा। तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, वो है समुद्री रास्ता। और ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पाकिस्तान के पास होना चाहिए। जिन्ना ने यह भी तर्क दिया कि अंडमान निकोबार की ज्यादातर जनसंख्या आदिवासी है, जिनके धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संबंध भारत से काफी हटके हैं। बंटवारे के समय ये भी तय हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में आएंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में। जिन्ना पूरी कोशिश में था कि वो द्वीप पाकिस्तान के ही कब्जे में आए। उसने इस बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल, जो कि जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, को एक खत लिखा। क्लेमेंट एटली ने इस बारे में वाइसराय माउंटबेटन से बात की। माउंटबेटन ने नेहरू से बात की, जिसके बाद नेहरू ने अपनी नई चाल चली और 1941 की जनगणना लेकर आ गए, जिसमें अंडमान निकोबार की जनसंख्या करीब 34,000 के आसपास थी, जिसमें 8,000 मुस्लिम, 12,000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन भी थे और बाकी आदिवासी थे। लेकिन यहाँ हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं। इस बारे में नेहरू ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन वो किसी भी हालत पर पाकिस्तान को ये द्वीप नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक और नई चाल चली और कहा ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, इसलिए इसे पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। इस द्वीप पर रहने वाले लोग भारत के ज्यादातर हिस्सों से हैं। यही नहीं, यहाँ की जुडिशरी भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। ये सब सुनकर एटली तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नया प्रस्ताव दे दिया। जब तक अंडमान निकोबार द्वीप का हल न निकल आए, इसे इंडिपेंडेंट बिल से अलग ही रखा जाए। और अंत में सन 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप भारत का ही हिस्सा बना और 6 वर्ष पश्चात सन 1956 में इसे भारत देश का एक हिस्सा मान लिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।